Hello, my listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional students, corporate structuring chapter number 11 and बता दूं important है. सर जैसे क्लास स्टार्ट होती है आप पहले कह देते हो इम्पोर्टेंट. अरे भाई मैंने क्या कहा, इन दिनों जो मैं आपको क्लासेस करा रहा हूँ ना वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है. मतलब तुम समझो, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है ना तो सिर्फ मुझ पे भरोसा रखो और क्लासेस जो कराते जा रहा हूँ फॉलो करते जाओ. ठीक है, जिस ऑर्डर में करा रहा हूँ, चैप्टर्स भी जिस ऑर्डर में करवा रहा हूँ उसे प्रॉपर करते जाओ. ठीक है, सो पक्का कह रहा हूँ तुम्हारा स्कोर अच्छा आएगा. लेकिन टेस्ट कोई सा भी मिस मत करो. जो जो चैप्टर पूरे हैं मैं अनाउंस करता जा रहा हूँ, लगातार इनके टेस्ट आ रहे हैं. जिसको नहीं मिल रही है इन्फॉर्मेशन ARK9 के व्हाट्सएप पे जाओ, ज्वाइन कर लो हमको. वहां स्टाटस पे सब मेंटेन होता रहता है, सारा डिटेल आपको पता लगता रहता है. ठीक है, एंड एक और चीज क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ने लगातार एक आता कि सर ग्रुप में हमें ज्वाइन कर लीजिएगा. बच्चा मैं ना ग्रुप वर्कर का काम करता ही नहीं हूँ. क्यों? ग्रुप में अक्सर गड़बड़ी ज्यादा चलती है, पढ़ाई कम होती है, इसलिए ARK9 कोई ग्रुप मेंटेन नहीं करता है. इंडिविजुअली अगर किसी को भी कोई क्वेरी होगा मैं उसको आंसर कर दूंगा. और जो भी हमें अनाउंसमेंट अपडेट्स करने होते हैं ARK9 के व्हाट्सएप पे करते हैं, तो वहां जाके चेक कर लो. ठीक है, स्पेसिफिकली चाहिए तो आपको सेंड कर देंगे, आप रिक्वेस्ट डालिएगा. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपीयरेंस बिफोर एनसीईआरटी, और मैं उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आपने शायद सपना देख भी लिया होगा कि फ्यूचर में आप लोग जाना चाहते हैं एनसीईआरटी में और एनसीईएलटी के अंदर अपीयर होने. ऑफ कोर्स बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई है इसके बारे में. हाँ, मतलब मजा आने वाला है. आप ध्यान सुनना, यहाँ ना जब एनसीईएलटी की बात करेंगे सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. जैसे ध्यान सुनते जाओ. अगर हम एनसीईएलटी और एनसीईएलटी, अब ये तो मेरे बच्चों लोगों को पता ही है एनसीईएलटी क्या है, नेशनल कम्युनिटी लॉ ट्रिब्यूनल, और ये है एपेलेट ट्रिब्यूनल. दोनों ही क्या सुनती हैं? कॉर्पोरेट कौन से मैटर्स को एंटरटेन करती हैं? किसको एंटरटेन करती हैं? एंटरटेन का मतलब हियरिंग कह रहा हूं. ठीक है, हियरिंग करती हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. सर क्या लिखना है? अरे भाई लिख लोगे तो अच्छी बात है. ठीक है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट. ठीक है, या LLP, या आगे और बताऊंगा. जैसे कुछ ऐसे हैं जहां पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर CCI की ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जाओगे. ऐसे IBBI के खिलाफ कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं तब आप ऑफ कोर्स एनसीईएलटी जा सकते हैं. वो सब बताऊंगा. ठीक है, सो अगर सिंपल वर्ड में कहें सो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स जो कि रिलेटेड किससे हो रहे हैं? आपके कंपनीज एक्ट से या फिर LLP एक्ट से जो अराइज हो रहे हैं, वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स कौन सेटल करता है? एनसीईएलटी उस पर हियरिंग करेगा. और अगर आपकी नाराजगी, मतलब इफ यू आर एग्रीड विद द ऑर्डर ऑफ द एनसीईएलटी, ऑफ कोर्स यू कैन अप्रोच टू एनसीईएलटी. ऑलराइट सर, सो अब ये जब कॉन्सेप्ट आया ना, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग चीज जो है, मेन बात जो बतानी है वो ये कि कंपनीज एक्ट 2013 के दो सेक्शन 408 एंड 410, मेरे साथ बोलो 408 एंड 410. सेक्शन 408 में ना एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई. किसकी? एनसीईएलटी की. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने. वापस से एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 408 के थ्रू, मतलब ये एम्पावर करता है 408 ऑफ कंपनीज एक्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि भाई वो नोटिफाई कर दे भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीईएलटी, और 410 में एनसीईएलटी एपेलेट ट्रिब्यूनल. बट सच्ची बात बता दूं तुमको मैं, दरअसल ये सारा का सारा इनका जो जन्म है ना, इसका एनसीईएलटी का जन्म बर्थ, वो एक केस लॉ के डिसाइड होने के बाद हुआ. मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि भाई हाँ वकीलों शांत हो जाओ भाई, एनसीईएलटी तो स्टैब्लिश होगा. जी हाँ, अभी केस लॉ तो यहाँ के डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली ये झगड़ा खत्म हुआ. 10 साल तक का झगड़ा चला था ये. नहीं तो अगर मैं कहूं तो एनसीईएलटी जो आपको 2016 में आसपास आके दिखाई दी है, वो आपको 10 साल पहले सुनाई दे सकती थी. बट खैर लंबी लड़ाई चली थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कहा देयर मस्ट बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीईएलटी एंड एनसीईएलटी. तो सेक्शन समझ में आया ना, सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 410. अभी यहां हो जाओ मॉड्यूल में.
याद रखना, एक बात कह दूं यार, बार बार है ना, कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना, मेरे पास हाँ कमेंट बॉक्स में भी आया मैसेज, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मेरे को बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर नोट्स मिल जाए। भाई नोट्स क्या, पूरी बुक तुम्हारी नोट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ बुक से, तो कहना चाह रहा हूँ कि बुक से थोड़ी पढ़ लो, साथ के साथ पॉइंट्स बनवा तो रहे, अपने मॉड्यूल साइड में खोलो, साइड में ऐसी छोटी छोटी बातों को लिखो ताकि क्विकली याद हो जाए कॉन्सेप्ट, और फिर फॉर रीडिंग आइए, और फिर उसके बाद टेस्ट। और भाई अब तुम्हारी बुक तुम्हारे बुद्धि के बाहर जा ही नहीं पाएगी। अब कोई थोड़ा आलस कर रहा हो कि सुन रहा है क्लास, टेस्ट अटेंड नहीं कर रहा है, तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलिए आ जाइएगा। Ministry of Corporate Affairs on 1st June 2016 notified constitution of NCLT and NCLT under section, कौन सेक्शन में empower किया था जी? सेक्शन 408 and 410 of Companies Act 2013, सेक्शन 408 of NCLT, which समझना, सेक्शन 408 में NCLT को रखा गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 410 सेक्शन 410 में NCLT को, सर याद रहेगा। इसका बर्थ कहां से हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस था? मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रिट पिटीशन has paved the way for establishment of NCLT and NCLT। ये डिसाइडेड केस था। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। भाई मतलब वकील लोग नहीं चाहते थे कि NCLT आना चाहिए, ठीक है। आगे मैं भाई किसी वकील से पंगा नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी बता दूं, मैं भी लॉयर्स के साथ ही काम करता हूँ। Anyways, NCLT and NCLT has comprehensive and overarching quasi-judicial bodies and which adjudicates all disputes relating to companies and LLP in India। ये हमने अभी सीखा। Corporate disputes which are related to Companies Act और LLP Act, वो कहाँ मैटर एंटरटेन होंगे, कहाँ एंटरटेन होंगे? NCLT। Alright sir। Now, establishment of NCLT and NCLT specialized tribunal with the professional approach towards corporate dispute settlement। डिस्कस। एग्जाम के लिए क्वेश्चन पहला यहां से आपके सामने स्क्रीन पे आता हुआ, ध्यान रखिएगा, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे छोड़िएगा मत। द एस्टेब्लिशमेंट। भाई अच्छा एक और चीज गलत कर दूं, कोई स्टूडेंट नहीं सोच रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तुम देख लेना क्वेश्चन पेपर में, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम ये बातें नहीं ध्यान रखते हो, बट ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCLT and स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स विद प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। डिस्कस। एलैबोरेट। आ सकता है भाई, छोड़ मत देना, मजाक मस्ती में मत लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। आओ याद करते हैं भाई, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं NCLT NCLT आने के। कहता है पहली बात, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ जुडिशियल एंड एज वेल एज टेक्निकल मेंबर्स। पहले कौन सुनता था? कंपनी लॉ बोर्ड मैटर सुन रहा है, मतलब अल्टीमेटली कोर्ट पे, एक तो सबसे बड़ी बात कोर्ट सुन रहा है। कोर्ट में प्रॉब्लम क्या था? स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है सर, कोर्ट जो है सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर हियरिंग कर रही है, और हमें चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जुडिशियल साथ के साथ क्या बोलेंगे, टेक्निकल मेंबर्स भी हो, ताकि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स उसको बेटर तरीके से एग्जामिन किया सके, और राइट अमाउंट ऑफ जस्टिस, सही तरीके से जस्टिस सामने आए। बात पकड़ में आ रहा है? तो पहला कहता है इट्स स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट पर लेके मत पहुंच जाना सर, इतना तो हम जानते हैं। आइए याद करते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ जुडिशियल एज वेल एज टेक्निकल मेंबर्स। फिर कहता है रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ वाइंडिंग अप केसेस, शॉर्टन द पीरियड ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले ही बताया है, पहले ना NCLT के आने से पहले 10 से 15 साल लग जाते थे, और एक महाराष्ट्र की कंपनी का केस मैंने बताया, उसमें 18 साल वाइंडिंग अप होने में लग गए। तो वो आदमी सोचते थे कि कंपनी हमने बनाई, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत सारे लूप होल्स से, कभी डायरेक्टर नहीं मिल रहे, कभी प्रमोटर नहीं मिल रहे, तो फिर पेंडिंग चल रही है एप्लीकेशन। बट अब क्या हुआ, NCLT इंट्रोड्यूस हुआ, तो वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स बहुत ज्यादा वक्त लेती थी, वही देखा गया कि अब ना लगभग 1 से 2 साल एवरेज लगता है। तो कहां आप, और एवरेज टाइम बता रहा हूं, 6 से 7 साल का लगता था पहले, वो अब लगभग 1 से 2 साल का है, ठीक है। चलिए, तो कहता है रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ वाइंडिंग अप केसेस। मेरे साथ याद करो, पहला क्या है? स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा जी, क्या? रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ पेंडिंग केसेस ऑफ वाइंडिंग अप। चलिए, फिर कहता है अवॉइड मल्टीप्लिसिटी केसेस, मल्टीप्लिसिटी एंड लेवल ऑफ लिटिगेशंस बिफोर हाई कोर्ट्स। क्वासी-जुडिशियल अथॉरिटीज लाइक कंपनी लॉ बोर्ड है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, अपीयरेंस अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, एज वेल एज मैटर्स नाउ ह्यूर्ड एंड डिसाइडेड बाय द NCLT।
मल्टीप्लिसिटी। अब समझो ना मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। अभी एक आदमी अभी ये सोच रहा है, बोला मैं ना ये एप्लीकेशन लगाना, बोले एप्लीकेशन जाएगी कहां पर, बोले ये क्या BIFR में जाएगी, मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जाएगा, या फिर ये हेयरिंग मेरी AAIFR करेगा, या ये मेरी एप्लीकेशन CLB में जाएगी। अरे कहां जाऊं, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अरे राम रे क्या करें। बोला ये मल्टीप्लिसिटी जो थी ना और लेवल ऑफ जो लिटिगेशंस, मतलब कि पहले आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है फिर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। अभी तो उसमें बीच में और भी सिस्टम थे, ठीक है ना। सो बोला नहीं NCLT एंड सीधा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट में सीधा नहीं जाएंगे, बताऊंगा अभी कैसे जाएंगे वो, ठीक है। ऑलराइट, तीसरी बात याद हुआ, मल्टीप्लिसिटी एंड लेवल ऑफ लिटिगेशंस बिफोर द हाई कोर्ट और अदर जुडिशियल बॉडीज, ठीक है, क्वासी-जुडिशियल बॉडी, सॉरी, वो खत्म होगा यहाँ पे। Then appellate procedure has been streamlined with appeal against the order of NCLT lying with the NCLT and against the NCLT order lying with the Supreme Court. Only on point of law. Only on point of law. ये important सुनना। कई लोगों को क्वेश्चन ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ लॉ एग्जैक्टली नहीं पता होता है, रट्टा मारा होता है। कोई बात नहीं, इस सेक्शन में बता देता हूँ, जिन्हें पता था अच्छी बात है और इंप्रूव हो जाएगा। देखो समझो, कई बार क्या होता है, किसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट है और वहां वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट उसकी हियरिंग और उसका जजमेंट जो डिसाइड हो गया उस लॉ के ऊपर कर दिया गया जिस लॉ वो उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था। अब ये मैटर पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बात पकड़ में आ रहा है, तभी एंटरटेन होगा। जैसे कई बार क्या होता है, लॉ के किसी प्रोविजन को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर दिया गया। अब गलत तरीके का मतलब यहाँ पे जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन में ही गड़बड़ हो गई। जैसे कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि पहले एक बार हमने देखा था कि सेल टैक्स के अंदर जो बिटल लीव्स होती हैं, बोला ये सेक्स टैक्स में इसकी लायबिलिटी, मतलब ये टैक्सेबल बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन राइज होगा था कि क्या वेजिटेबल की बात कर रहे थे, बोला वेजिटेबल पर सेल टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि बोले बिटल लीव्स सब लगेगा ही लगेगा। तो यहां अब क्या हुआ, इंटरप्रिटेट किया गया कि नहीं जी, बिटर लीव्स आल्सो ट्रीटेड एज अ वेजिटेबल एंड इट इज लायबल फॉर सेल टैक्स। बात पकड़ में आ रहा है, अरे क्लियर हो रहा है ना। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली इन दैट केस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ऐसे नहीं कि फैक्ट्स को लेके पहुंच गए, सर ये थोड़ा सा एग्री फील कर रहे हैं। अरे काहे का थोड़ा सा एग्री फील कर रहे हो। इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली ऑन दैट केस सुप्रीम कोर्ट विल एंटरटेन योर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLAT। याद रहेगा, क्लियर एकदम। एंड लास्टली, बर्डन ऑन द हाई कोर्ट्स आर रिड्यूस्ड। अब हाई कोर्ट कहेगा अच्छा है भैया, हम पे पहले इतनी रिट पिटीशन, इतनी अपील्स, इतने ऑर्डर्स, इतने ट्रांसफर एप्लीकेशंस का मामला पहले चल रहा है, ऊपर से तुम अपने कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स और लेके आ जाओ, हाय कैसे होगा। तो बोला अच्छा ये अब कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहां जाएगा, NCLT एंड सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। सो इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट। 5 पॉइंट याद किए हमने, एक बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल प्रेम से अच्छे से याद करके रिवाइज करेंगे। बोलिए मेरे साथ में, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल कंसिस्ट हियरिंग फॉर, किसके लिए, सिर्फ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के लिए, एंड कंसिस्ट विद द टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर। सेकंड में याद किया, रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, ऑलराइट, अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी एंड द लेवल ऑफ लिटिगेशन बिफोर द हाई कोर्ट, अदर पॉलिसी जुडिशियल अथॉरिटीज, एंड अपीलेंट स्ट्रीमलाइन द appellate procedure, मतलब appeal against the order of NCLT lies with the NCLT and then Supreme Court. NCLT का order against Supreme Court, and finally reduce the burden of High Court. सर बहुत जल्दी बोले, अरे तुमसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना सिंपल पॉइंट तुम्हें याद हो रहा होगा। याद हो रहा है, किसी को लगता है कि सर बहुत जल्दी चला जाता है, बता देना, वहां रोक लेंगे। फिर अलग से भी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ना कि व्हाट्सएप पे भी आपकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ, अलग से भी करता हूँ, तो जहां आपको लगता है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखते हैं फटाफट से। ऑफ कोर्स भाई कंपनीज एक्ट तो आना ही आना है। अभी सबसे पहले तो दुहाई दी है सेक्शन 408 और 41010 का। फिर अदर प्रोविजंस भी हैं भाई कंपनीज एक्ट की जो कंसिडर करेगा, आप समझेंगे। NCLT रूल्स 16, NCLAT रूल्स 16 दो लगा गए। फिर इन दोनों लगातार पढ़ रहे हैं, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमेल्गेमेशन रूल्स 16 प्लस IBC कोड 2016 रूल्स रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर। अरे हट जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है।
तो रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क की बात करें एनसीएलटी एनसीएलटी के लिए, तो कंपनीज एक्ट आ गया हमारा, एनसीएलटी रूल्स 2016, एनसीएलटी रूल्स 2016 आ गया, ठीक है जी। फिर आ गया कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल 2016 एंड आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। ये हमने देखा अभी, तो मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन हल्के मत लेना, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने पहले मत करवा दिया है ना। अब यहां पर अगर बात करें, अगेन वो रिपीट कर रहा है एनसीएलटी का, एनसीएलटी जी हमने बात कर ली 408 के अंदर, हमको नहीं जाना है। हाँ, अब यहां जरूर जाना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, हमने देखा कि जो एनसीएलटी का है स्टैब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया, ठीक है सर। अब एनसीएलटी क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब यहां पे आप अच्छे से समझते हैं कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, अब इंपॉर्टेंट क्या है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, तो सिर्फ एनसीएलटी के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं चलेगा। ये अपना मॉड्यूल में साइड में नोट कर लेना, वैसे तो लिखा हुआ है, चिंता मत करो, लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कुछ आलसी बच्चे कहेंगे चल लिखा तो रहने देते हैं यार, लेकिन जो थोड़े समझदार होंगे वो जरूर लिखेंगे हेड में, क्योंकि एग्जाम ना, जब कॉन्टिन्यूस एग्जाम होगा तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, कि थॉरो रीडिंग करने बैठे, फट से देख लेंगे, इमीडिएटली आ जाएगा। तो पहला कहता है यहां पर एनसीएलटी के अगेंस्ट, हमने सीख लिया अभी, एनसीएलटी के अगेंस्ट सेक्शन 61 ऑफ आईबीसी, उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जनरली तो है ही, मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप एनसीएलटी ही जाओगे, ठीक है, अपील आप एनसीएलटी में ही करेंगे, एनसीएलटी ऑर्डर के खिलाफ, बट एक अलग से जो और रखा गया वो सेक्शन 61 ऑफ आईबीसी में अलग से रखा गया। फिर कहता है सीसीआई, जी हाँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सीसीआई के ऑर्डर के अगर आपको अग्री फील कर रहे हैं विद द ऑर्डर ऑफ सीसीआई, देन यू कैन मेक द अपील, प्रेफर द अपील बिफोर एनसीएलटी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्शन 202 और 211, अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये जो है लिखा हुआ है, ये क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 202 में पहले भी पढ़ा है, याद रखना, लेकिन सुन लो फिर भी, कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, एंड इफ सच एजेंसी फील्स एग्रीव्ड विद द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, किसका बोर्ड? आईबीबीआई के बोर्ड से, या फिर information utility under section 211 feels agree with the order of the IBBI, in that case they can approach or prefer appeal before the NCLT, याद रहेगा। या फिर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, जनरली कौन? ऑडिटर लोग, पीछे किसके पड़ी हुई है? ये ऑर्डर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मतलब अच्छा काम कर रही है, तो ये लोग कहाँ जाएगा? एनसीएलटी अपील करने। सर ये इतनी सी बात बताई थी, केस लो आ गया ना तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, गड़बड़ मत कराना। तो केस लो आ गया तो एटलीस्ट ये होना चाहिए माइंड में क्लियर ना, कि अगर ऑर्डर जाना है, पूछ लिया तुमसे, मान लो कि मैनेजमेंट वांट्स टू नो, और ना दे वांट्स टू नो द और अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आईबीबीआई अंडर सेक्शन 202, किसके अगेंस्ट कहां पे फाइल की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ बहुत लोग पता है तुमको, एक प्रीवियस मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका स्टूडेंट का, उसने बेचारे ने अब नहीं पढ़ा था, उसने तो सीधा दिमाग लगाया एनसीएलटी, बोला एनसीएलटी में जाएगी, अरे एनसीएलटी नहीं जाएगा, अपीलेट में जाएगा। अब क्या मतलब, पहले भी नहीं था, क्या हो रहा है? तो आओ चलो, उम्मीद कर रहा हूं ये बात तुम्हें समझ में आया होगा, तुमने नोट कर लिया होगा। ऑलराइट, चलिएगा, आइए देखिए, अनुराग सर ने पहले से यहां पर इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ NCLT was considered in section 410, हमने सीख लिया है, for hearing the appeal against the order of NCLT, alright sir, with effect from 1st June 2016. Now NCLT is also appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by the NCLT under section 61 of IBBI code with effect from 1st December 2016, and also appellate tribunal for hearing the appeals against the order passed by the IBBI under section 202 and 211. 202 किसका हो गया? Insolvency professional agencies. If insolvency professional agencies feels aggrieved, किसके ऑर्डर की वजह से? बोर्ड के ऑर्डर, कौन सा बोर्ड है? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑर्डर की वजह से एग्री फील कर रही है, भाग कर जाओ कहां पर? एनसीएलटी। या 211 में कौन हो गया? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है सर। आगे देखो आप, NCLT is also appellate tribunal for hear and dispose of the appeals against the order of direction issued by the Competition Commission of India. Alright sir, and एक और देखो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
अथॉरिटी, इसके अगेंस्ट भी अपील एनसीएलटी सुनता है। अब ये तुमको यहां से लिख दिया था कि तुम शॉर्ट में से फटाफट देख लोगे और क्विकली तुम ग्राफ कर लोगे। चलो ठीक है, ऑलराइट सर, चलिएगा। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, अभी आते हैं। अब बहुत सिंपल सा भी है, बहुत लंबा थोड़ा नहीं है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी क्या, एनसीएलटी को, ठीक है सर। चेयरपर्सन एंड जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स बट नॉट एक्सीडिंग 11। साथ साथ के बोला नॉट एक्सीडिंग 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 11। तो एक चेयरपर्सन हो गए आपके और दो आपको अलग कैटेगरी होगी, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होंगे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 11। 11 ज्यादा नहीं, सरकार कह रहा है भाई ज्यादा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। As central government may be prepared to be appointed by the notification for hearing the appeals against order of the tribunal, financial reporting authority या NFRA या order under section 61 of IBC, all right, any direction or decision or order under section 53N of Competition Act 2003। सर ये क्या है 53N? आपको याद होगा, award of compensation, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज हैं, कोई भी पर्सन है एग्रीव्ड, वो क्लेम कर सकता है क्या, क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन आफ्टर फाइंडिंग्स ऑफ सीसीआई। सीसीआई ने फाइंडिंग्स करी और पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कोई पर्सन एग्रीव्ड है। ये एंटरप्राइजेस तो इंपॉर्टेंट भाई, लिखने भूल गए, एंटरप्राइजेस है ना, एंटरप्राइजेस की फाइंडिंग्स करा और उस फाइंडिंग के बाद सीसीआई ने देखा और फिर क्या हुआ, किसी एंटरप्राइजेस की गलती से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी कोई पर्सन को, किसी एंटरप्राइजेस को नुकसान पहुंचा है, ठीक है जी, वो नुकसान की भरपाई करवानी पड़ेगी। बोले ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब सीसीआई ने मान लो कहा कि भैया इसको इतना कॉम्पनसेट किया जाएगा अमाउंट, लेकिन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द claims then you can file your claims before the NCLT, all right, under section 53N। तो याद करना है ये, अब बता तो दिया, इतनी सी बात तो याद रहेगी, all right। चलिए, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 420, आओ फटाफट से, फटाफट छोटा छोटा पॉइंट याद कर चल जाएंगे। देखो ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू, क्या देगा सबसे पहले, एनी प्रोसीडिंग्स रिवर्सिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रिब्यूनल आपको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OBH। एग्जाम में मत लिख देना OBS देगा, ठीक है। ये तो क्विक रिवीजन है ना बच्चा, आपको याद करने के लिए हेल्प करता है ना, तो आपको याद करने के लिए शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या आप जाके, आपका जो सबसे बड़ा दुख रहता है सर, नोट्स दीजिए। अरे नोट्स ही तो है, तुम ढंग से आज अगर नोट्स के चक्कर पढ़ोगे तो कल आने वाले नोट्स कमाएंगे, इसलिए थोड़ा पढ़ लो ताकि कल अच्छे वाले नोट्स आ जाएं, ठीक है। चलिएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भाई, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिएगा, ठीक है। फिर कहता है ट्रिब्यूनल में एट अ टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, इंपॉर्टेंट है ये, सबसेक्शन 2, सेक्शन 420 सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या, ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment if a mistake is brought to it by the notice by the parties। ध्यान सुनना, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, अब ट्रिब्यूनल अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, बिकॉज कह रहे हैं यहाँ पे अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, जैसे कोई क्लैरिकल या टेक्निकल एरर हो गया, टेक्निकल तो नहीं, जनरली क्लैरिकल ही एरर्स हो सकते हैं, जैसे टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है, या पार्टीज के डिस्क्रिप्शन में गड़बड़ कर दिया, ठीक है, या नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ क्लैरिकल एरर्स जनरेट हो गए, तो उसी को ही ऑर्डर को ठीक भी कर सकता है। फिर देखो यहाँ पे कॉमा लगाया, बोला अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट। तो ये एक और खतरनाक बात है, पहला कह रहा है अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, फिर कॉमा लगा के बोलता है अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट, मतलब अपने ही ऑर्डर को ये फिर रेक्टिफाई भी कर सकती है। अच्छा, या फिर पार्टीज भी इसे अप्रोच कर सकती हैं विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑर्डर। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन अगर घूम के आता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है पहले तो टाइम पीरियड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अगर कोई पार्टी एग्री फील करती है तो किस केस में एग्री फील कर रही है, बिकॉज ऑफ एरर की वजह से, तो वो रेक्टिफाई के लिए एप्लीकेशन देता है, लेकिन प्रोवाइडेड विद इन 2 years। अब इसके साथ ही ये दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है प्रोवाइडेड दैट
No such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been prepared under this act. ये बहुत सीधी सी बात है। अब अगर मान लीजिएगा आपने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील लगा दी और फिर आप लौट के वापस आ गए, बोला सुनो सर मैं करता अमेंड कर दो ना। अरे काहे का अमेंड कर दो, तुमने क्या कर दिया, अपील कर दिया। जब तुमने अपील ही कर दिया है तो फिर वो अमेंड नहीं होगा। बात पकड़ मारा, फिर अपेलेट अथॉरिटी उसको रिटेन करेगा। क्लियर रहेगा? Criminals shall send a copy of every order free of cost passed by under the section to all parties concerned. बात पकड़ में आया? तो पहला बात क्या रखना है, ऑर्डर जो दिया जाएगा आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज द कंसर्न, ठीक है, जो भी पार्टीज ऑर्डर से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा। दूसरा, अपने ही ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। याद रहेगा? दूसरा, अगर ऑर्डर के खिलाफ आपने क्या कर दिया, अपील लगा दिया है, तो फिर वो ऑर्डर अमेंड नहीं हो सकता। याद रहेगा? और ऑर्डर का जो कॉपी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज कंसर्न को भेजा जाएगा। इतना याद हुआ? सिंपल सा है, मेरे साथ बोल बोल के याद करोगे, अच्छी बात है। ठीक है, चलो। अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 421। अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। देखो, अ पर्सन एग्री बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में प्रेफर अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओ माय गॉड, कितनी नई बात बताई ना मैंने आपको। अरे आओ यार, ध्यान दो, आओ जल्दी आओ। नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर। अब ये छोटी छोटी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करो। सबसेक्शन 2 देखो, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बेहतरीन। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना तो ऐसी टेक्निकल चीजें जरूर चेक करते हैं। बोला अच्छा चलो ये देखते हैं बच्चे को पता ही नहीं पता है। सो ऐसी छोटी छोटी बातों ध्यान रखना। सब क्या बताया आपने सेक्शन 421 के अंदर, सबसेक्शन 2 जो है ऑफ सेक्शन 421 का, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है और वो है कंसेंट ऑर्डर ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टीज की कंसेंट से, ठीक है, पार्टी की कंसेंट से ऑर्डर पास किया है और एक पार्टी फिर मुंह उठा के चल दिया एनसीएलटी अपील लगाने। बोला भाग यहां से। बोला क्यों सर? बोला कंसेंट से पास होता ना ऑर्डर। बोला हाँ सर। फिर काहे की अपील? बात पकड़ मारा है। सो नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। फिर कभी भी चले जाएंगे ऐसा नहीं है। 45 डेज पीरियड का टाइम होता है। कितना बोल रहे हैं? 45 डेज। लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज है और सफिशिएंट कॉज की वजह से आप 45 डेज में नहीं पहुंच पाए तो ठीक है, एनसीएलटी इसको एग्जामिन करेगा और फर्दर आपको 45 डेज का मैक्सिमम पीरियड जो मिल सकता है। अब 45 डेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि एक बार 45 हो दिया तो एडवांस में आपको 45 ही मिल गया। प्रैक्टिकली ट्रिब्यूनल एनसीएलटी एलटी बोल रहा हूं, एपेलेट ट्रिब्यूनल विल डिसाइड कि आपको ठीक है, आपको फर्दर 10 डेज दिए जाते हैं कि आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल की पावर में कितना मैक्सिमम 45 डेज तक, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकती है। अगर उससे भी आप खुश नहीं हो एनसीएलटी, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल के भी ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। कब तक? 60 डेज में। अगेन वहां पर भी अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो फर्दर 60 डेज में आप अपील लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है तो। Every appeal under subsection 1 shall file within a period of 45 days from the date on which the copy of order of the tribunal is made available to the person aggrieved and shall be in the form and accompanied by the fees। सब बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह सब। आ जाओ। Provided that appellate tribunal may entertain the appeal expired with said period of 45 days from the aforesaid within such period for the period not exceeding 45 days। ठीक है, 45 days ज्यादा नहीं होगा फिर। If it satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from the filing the appeal within the said period, on the receipt of the appeal and subsection 1, appellate tribunal, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and pass such order as think fit। अब या तो एनसीएलटी का ऑर्डर को कंफर्म कर देगी, नहीं जो कहा जा रहा है एनसीएलटी ने जो कहा है सही कहा है, या उसके ऑर्डर में मॉडिफिकेशन कर सकती है या सेट असाइड कर सकती है, मतलब हटाएगी, कहेगी चलो वापस सुनो, पूरी फैक्ट्स को और एविडेंसेस को वापस से सुन सकती है। 3 तरीके हो सकते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। या तो एनसीएलटी के ऑर्डर को कंफर्म कर जाएगा कि नहीं जो ऑर्डर पास किया गया वो सही है, या मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स हो सकता है, ठीक है, या फिर उस ऑर्डर को सेट असाइड कर जाएगा। एक तरह से कहा जाए कैंसिल कर देना और फिर वापस से मैटर को सुनना। ऑलराइट, नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर बाय, ऑफ कोर्स सभी पार्टी को भेजा जाएगा। सिंपल बात है। क्या हो रहा है? सिंपल सी बात चल रही है भाई अभी तक तो। फिर कहां जाऊंगा मैं खुश नहीं हूं तो एनसीएलटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कितना टाइम में जाएंगे? 60 डेज। यहाँ पे बड़ा लिख दीजिएगा 60 डेज में जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुश हुआ तो आपको फर्दर एक्सटेंशन और दे सकता 60 डेज की, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है।
लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया, कब जाएगा, if on any question of law arising out of such order. Question of law का मतलब समझ में आ रहा है, to exactly determine the applicability of relevant law. relevant law अगर applicable नहीं हुआ था, गलत जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया. लाइक अगर सिंपल वर्ड्स कहूँ, इंटरप्रिटेट करना, किसी पर्टिकुलर लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करना, और वो अगर निचली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसने अगर गलत इंटरप्रिटेट कर दिया है लॉ को, तब यहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो जाएगा. ऑल राइट सर, चलेगा ना. प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एनसीएलटी सेक्शन 424. आइए देखते हैं इसे. The tribunal and appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the CPC 1908. ध्यान से रखना एक बात, क्योंकि आपको लगेगा बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या करना है, एक चीज बता रहा हूं, अभी आपका मॉड्यूल में पेज में इतना नीचे स्पेस होगा, देखो ये इतना स्पेस होगा यहाँ पर ना, इसका यूटिलाइज करना. देखो आप लोग जानते हो ना, ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल, दो की बात कर रहे हैं. नॉट बाउंड बाय CPC 1908, मतलब CPC किसकी बात करता है, प्रोसीजर, कि किस तरह से कोर्ट में समन इशू किया जाएगा, कैसे किस तरीके से एविडेंसेस को एंटरटेन किया जाएगा, मतलब पूरा जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके प्रोसीजर लिखे होते हैं. आप अच्छे से जानते होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है. क्या ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बाउंड है? ऑफ कोर्स नॉट. दे कैन ड्रॉ देयर ओन प्रोसीजर आल्सो, बट ये एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही कंसीडर करेंगे. कहता है बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्या रहेगा, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. बट नेचुरल जस्टिस का मीनिंग यहां पर याद रखना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट अ नेचुरल जस्टिस. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इट्स एब्सोल्युटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और इन केस ऑफ अ ट्रिब्यूनल इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द ऑलराइट प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ये बात सिंपल सी है. सो नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और IBC एंड अदर रूल्स मेड अंडर. ठीक है सर, हमने ये बात रखेंगे. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल शैल हैव अ पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर. तो इन बड़ा बड़ा क्यों लिखने को कहा है, ताकि आपको याद रहे क्विकली, ठीक है. क्योंकि क्या है ना, आज देखो आप समझो, जब आप पढ़ोगे ना कई सारी चीजें, तो आपको लगेगा बोले इतना सारा रिवाइज करूं कैसे, कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा साइड में मोटा मोटा बात जरूर लिखो. अभी तो थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि याद रहे, बट बाद में रिवीजन टाइम पे हेल्प करेगा. फिर कहता है ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर, शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट और IBC, मतलब द सेम पावर वैसे द सिविल कोड. अब क्या है, ये है प्रोसीजर. अभी प्रोसीजर आपको ना याद मेरे साथ अभी करने हैं, बहुत सिंपल से समझा भी दूंगा, याद भी करा दूंगा, बहुत जगह काम आएगा. CRE बुक में भी काम आएगा, RCD बुक में भी काम आएगा, ठीक है. क्या प्रोसीजर है, जब भी कोई सूट चल रहा होगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉर्पोरेट नेचर के डिस्प्यूट्स यहाँ पर एंटरटेन किए जाएंगे, तो सूट की बात कर रहे हैं, तो कहता है व्हाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स. तो कैसे प्रोसीजर फॉलो करेगा, कहता है समनिंग का मतलब नोटिस भेजना, मतलब नोटिस आएगा, एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन एन ओथ, मतलब जिस पर्सन को बुलाया जाएगा उसको नोटिस भेजा जाएगा. समनिंग एंड एनफोर्सिंग, नोटिस में क्या लिखा जाएगा कि भैया इस तारीख पर आपको ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है, और टाइमिंग बताई जाएगी बड़ी इज्जत के साथ में, ठीक है. समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन दिस पर्सन ऑन ओथ. मेरे साथ बोलो एक बार भाई, याद करना है. समनिंग, समन भेजना, एंड एनफोर्स करना क्या, उसके अटेंडेंस को, ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन ऑन ओथ. पहला पॉइंट याद हुआ. रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जी हाँ, क्या कर सकती है, साधारण कह सकती है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाए बिफोर द एनसीएलटी. Alright, the presentation of the documents before the NCLT. So requiring the discovery and production of documents. दूसरा पॉइंट याद हुआ. फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट. जी हाँ, एविडेंसेस याद रखिएगा, ऐसे नहीं एविडेंस लेके पहुंच गए सर ये मिनट्स है कंपनी के, लो देखो. अरे भाई, आपको मिनट्स की अगर मिनट्स मांगे जा रहे हैं एज अ एविडेंस, तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और एफिडेविट के अकॉर्डिंग ही, जी हाँ, यही प्रोसीजर कहता है कि एफिडेविट. क्यों, क्योंकि भाई इस बात को सत्यापित करना जाएगा कि हाँ जी जो मैं दे रहा हूं बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, अदरवाइज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. सो रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट. तो पहला काम क्या किया, समन भेजा और एनफोर्स के अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन. दूसरा काम क्या किया, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तीसरा क्या, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, याद रहेगा.
फोर्थ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक, अभी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ केस लॉ के लिए ऐसी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात दोनों समझो, सीआर की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो और आरसीडी में पढ़ाऊंगा वहां के हिसाब से समझो, इंपॉर्टेंट है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स और एनी कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफिस। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आरओसी के ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट्स है, ऑर्डर देगी आरओसी के डॉक्यूमेंट से इसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड मंगवाया जाए, ऑफ कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, प्लस कमीशन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कमांड है, ठीक है, कमांड ऑर्डर करना कि भाई विटनेसेस को एग्जामिन किया जाए। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्स पार्टी, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे किस सेंस से कह रहा है कि जैसे मान लीजिएगा जिसको समन इशू किया गया अब अपना केस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां कोई टेक्निकल एरर आ गया, या जो प्रोफेशनल है जो केस रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट में ही डिफॉल्ट है, तो क्या कर सकती है, डिसमिसिंग द रिप्रेजेंटेशन इन डिफॉल्ट फॉर डिफॉल्ट सॉरी, और एक एक्स पार्टी भी कर सकती है और ऐसी को वापस से ठीक भी कर सकती है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब एफ का संबंध जो है, जी हाँ, एक्स पॉइंट नंबर जो क्लॉज नंबर एफ है इसका कनेक्शन किससे, जी से, कि जो उसने डिसमिस किया था रिप्रेजेंटेशन उसी के ऑर्डर को ही वो सेटिसाइड कर सकती है, अपनी ऑर्डर को मतलब, एंड अपने ही एक ऑर्डर को एक्सपायर्ड ऑर्डर को भी सेटिसाइड कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी सी। Any other matter, of course, which related to or incidental thereto. All right. So, अभी क्या दिखा, समन इशू करना, इम्पोज करना, अटेंडेंस, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोलो में साथ में रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कर सकती है, रिक्वायरिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफिस, ठीक है। फिर इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, dismissing representation, बोलो ना, dismissing representation for default, decide the matter ex parte, और फिर अपने ही मैटर को, अपने ही ex parte ऑर्डर को भी डिसाइड कर सकती है। Alright sir, now any order made by tribunal, appellate tribunal, enforced by that tribunal in the same manner as is the degree of the court, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब डिग्री ऑफ द कोर्ट, सर डिग्री ऑफ द कोर्ट कैसे करेगी, उसके लिए फिर जो भी उस जुरिडिक्शन में कोर्ट होगी उसको रिक्वेस्ट करेगी, सर ये जो हमने ऑर्डर दिया था ना इसको ये पर्टिकुलर पर्सन, ये एंटिटी क्या नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कोर्ट कि आप इसे डंडे लगवाएं और फिर एग्जीक्यूट करवाएं। सर सच में ऑन तो कर देखो ना अभी, if it were a degree of the court in suit pending again, it shall be lawful for the tribunal or the appellate tribunal to send for execution of its order to the court within the local limits of whose jurisdiction। बात कैसे, अब कैसे देखेंगे, जुरिडिक्शन कैसे करेंगे भाई, किस कोर्ट को भेजा है, तो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे दिल्ली एनसीएलटी बेंच ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है सर, उस जजमेंट को एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है राजस्थान जयपुर, राजस्थान, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, तो दिल्ली एनसीएलटी बेंच जो है यहां पर जयपुर कोर्ट को, क्योंकि जुरिडिक्शन कौन सी लग गई, जयपुर कोर्ट को कहेगा कि भैया हाँ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी ए लिमिटेड को आप एनफोर्स, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन करवाएं ऑर्डर की। अब कोर्ट जब ऑर्डर भेजेगा क्या नोटिस भेजेगा, इतने डेट पे आपको करना है, नहीं तो फिर इसको क्या मान लिया जाएगा, हाँ भैया फिर मैटर हो जाएगा सीरियस इन नेचर, ठीक है, सीरियस का मतलब फिर डिफॉल्ट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल, क्राइम का ट्रीट करेंगे, काइंड ऑफ ऑफेंस। ऑलराइट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। In case of order against any order any person, the person concerned voluntarily resides, या फिर जो पर्सन यहाँ रहता है उस कोर्ट की जुरिडिक्शन देखें जहां वो पर्सन वॉलंटरी रहता है, या कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क फॉर गेन, बात पकड़ में आ रहा है। Now, all proceedings before a tribunal and appellate tribunal shall be deemed to a judicial proceeding with the meaning of section 193 or 228 for the purpose of 96 of IPC, and shall be deemed to be civil court for the purpose of section 195 proceedings procedure in respect of procedure, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं वो। अब उम्मीद कर रहा हूं ये आपको प्रोसीजर याद हुआ होगा, ऐसा मेरी आपसे आशा है,
ठीक है। अब बेटा नीचे जो आपको देखा है ना, पावर एंड जुडिशन ऑफ एनसीएलटी, ये पूरी फॉर्मेट एक बार रीड जरूर करनी है, मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। जैसे देखो दिल्ली के अंदर ही 2 बेंचेस हैं, न्यू दिल्ली के अंदर देखा एनसीएलटी प्रिंसिपल बेंच है और एनसीएलटी की सेकंड बेंच है। सेकंड बेंच का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच भी एनसीएलटी की जो है वो कहाँ है, दिल्ली में ही है, और दूसरा जो बेंच है वो भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में जितने भी मैटर होंगे इन दिल्ली वो एंटरटेन होंगे। फिर ऐसे ही अहमदाबाद है, अहमदाबाद में जो बेंच है उसमें गुजरात का मामला है या आपका दादर नगर हवेली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन और दीव का है, तो वो भी कहाँ जाएगा, एनसीएलटी अहमदाबाद वाली बेंच में। ऐसी इलाहाबाद का है, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड का मैटर इलाहाबाद एनसीएलटी बेंच में एंटरटेन होगा। बेंगलुरु में कर्नाटका, ऐसे चंडीगढ़ में है, चेन्नई, कच्छ, गुवाहाटी। अब टोटल मैं आपको बताऊं 15 बेंचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, एनसीएलटी की ऑल ओवर इंडिया 15 बेंचेस हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा इसको गो थ्रू कर लें ताकि थोड़ा सा आपको ना आपके फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाए। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ एनसीएलटी। अब है ना देखो आरसीडी की बुक में सबका बहुत जबरदस्त पोस्टमार्टम करूंगा मैं, वहां तो करूंगा इनका, है ना, लेकिन एक बार गो थ्रू करना इसके साथ में। जैसे कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड मैटर है, एनसीएलटी सुनेगा। 13, 14, 15 कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी, एनसीएलटी हेयरिंग करेगा इस पे। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स को लेकर भी है, इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सारे के सारे सेक्शंस दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के। ठीक है, ये वो सेक्शन दे रखे हैं जिनमें एनसीएलटी एंटरटेन करेगा। सर मजेदार है सर, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं इस बुक में से नहीं, लेकिन आरसीडी की बुक के अंदर, आरसीडी की बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन डेवलप होता ही होता है जहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मतलब सब्जेक्ट मैटर दे दिया गया और आपको एक्चुअली एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या एनसीएलटी हैंडल करेगा इसके अंदर। बात पकड़ में आ रहा है, इस पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन कसम भी नहीं खा रहा हूं कि देखो ही मत, आप देख लीजिए एक बार, रीड कर लीजिएगा सर। ठीक है, हमारा मॉड्यूल 2 का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, तो एससीडी वाला बुक के अंदर इसका अलग पोस्टमार्टम होगा वहां पर। ठीक है, इन सेक्शंस का सबको ही लपेटना है, वहां तो हमको छोड़ना किसी को भी नहीं है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं एनसीएलटी के बारे में भी। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखो अब तक हम लोग एनसीएलटी के बारे में 2 बातें और हैं। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि एनसीएलटी और एटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनका वर्किंग किस तरीके का रहता है, कब कब इनके ऑफिसेस खुलते हैं, कब सब हियरिंग होती है, ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और क्या इसमें रूल्स बनाए जा सकते हैं, एनसीएलटी रूल्स क्या खुद रूल्स बना सकती है, आइए छोटी मोटी बातें ध्यान से सीख लेते हैं। In exercise of power conferred by Section 469 of Communist Act 13, the central government notified the NCLT Rules 2016. Some of the rules mentioned below. जैसे सिटिंग आवर्स की बात करते हैं, सिटिंग आवर्स के अंदर देखिएगा, सिटिंग आवर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डरली फ्रॉम 10:30 AM to 1 PM and 2 PM to 4:30 PM, subject to the any order made by the president, president of India नहीं, president of tribunal। ठीक है, ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट है इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान से एक बात सुनना, बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, देखो रियलिटी बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली होता है। जब अपने क्लाइंट्स का केसेस रिप्रेजेंट करेंगे ना, देन यू वुड हैव मैक्सिमम 20-25 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन कि आपको अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सुनने की, आप इतने एंटरटेनिंग है, आपका इतना जबरदस्त ह्यूमर है कि वो आपको सुनना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकली ना इतना वक्त नहीं मिलता है आर्ग्यूमेंट करने का। इसलिए आप समझें, आपको क्यों कहता हूं थॉरो पढ़ें, क्योंकि जितना थॉरो पढ़ेंगे उतना अच्छा नॉलेज आएगा। तो आप ट्रिब्यूनल्स में आप जब भी जाएंगे अपने क्लाइंट केस को रिप्रेजेंट करने, तो आपको ये चीज प्रैक्टिकली वहां रियलाइज होगी कि थॉरो स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो खैर अभी तो हाल फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि लॉग इन टाइम जो है यूजुअली अभी हियरिंग का बता रहे हैं, टाइम 10:30 से 1 PM है, हियरिंग टाइम है, ऑलराइट, एंड 2 PM to 4:30 PM ये हियरिंग टाइम है। जनरली कोर्ट्स भी इसी टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। कहता है वर्किंग आवर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे, छुट्टी करो ऐश करो, ठीक है, अदर नेशनल हॉलिडे, द ऑफिस ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल रिमेन ओपन ऑन द वर्किंग डे 9:30 AM to 6 PM। यूजुअली कोर्ट्स में भी ये टाइम रहता है। फाइलिंग काउंटर ऑफ द रजिस्ट्री शैल बी ओपन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम 10:30 AM to, जी हाँ, रजिस्ट्री मतलब जो भी केस फाइल जब किए जाते हैं तो रजिस्ट्रार के पास जाता है, फाइलिंग जो प्रोसीजर है वो उसके लिए खुला रहता है। वो कहता है ऑल वर्किंग डेज ऑफ 10:30 AM to 5 PM। अब जनरली याद रखना है, ठीक है। ऑफिशियल वर्किंग आवर्स अगर हम बात करेंगे, सो जनरली कितना टाइम है वो 9:30 AM to 6 PM। और अगर हम फाइलिंग केस करें, केस फाइलिंग जब करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, फाइल करवाते हैं केस को, सो उसके लिए कितना कह रहा है 10:30 AM to 5। अब ये सर एग्जाम में आ सकता है, अब देखो यार एक बार रीड कर लो, ज्यादा अच्छा है।
एग्जाम के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रीड करके देखो एक बार। इनहेरेंट पावर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस ना, एनसीएलटी ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं रूल के पीछे चिपकी रहेगी कि जैसे ही 4:30 बज गए जज साहब खड़े हो गए, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर खड़े हो गए, बोले चलो हटो 4:30 हो गया मैं तो जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, फॉर जस्टिस वो यहाँ पर इनहेरेंट पावर है कि हियरिंग अभी आगे और बढ़ा सकते हैं। तो 4:30 यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा कि 4:30 का टाइम है, उसकी मर्जी के हिसाब से वो 3:30 जल्दी उठ के। अब कुछ कोर्ट में तो ऐसा होता है, क्या बोलूं मैं, है ना, कुछ कोर्ट्स की बोल रहा हूँ, ट्रिब्यूनल की नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट्स में तो होता है, ठीक है। चलिए आइएगा, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिब्यूनल इन द ईयर शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। वर्किंग डेज क्या करेंगे उसके। लिस्टिंग ऑफ केसेस की बात करें, ये भी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है केस लॉ में, मिलू के आपके लिए। An urgent matter filed before 12 noon shall be listed before the tribunal on the following working day. Following का मतलब है next working day. If it is complete in all aspects as provided in these rules and in exceptional cases. And in exceptional cases, it may be received after 12 noon, but before 3 p.m. याद रखिएगा, 2 बातें मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अर्जेंट मैटर आया है और आज वो 12 बजे से पहले की कोर्ट में आ गया, मतलब ट्रिब्यूनल में आ गया है, ट्रिब्यूनल में आने का मतलब ये नहीं कि चल के आ रहा कोई फाइल, मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो गया है 12 बजे से पहले को, ठीक है, तो उसकी हियरिंग नेक्स्ट डे हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केसेस में आप कह रहा है कि 12 बजे के बाद बट 3 बजे से पहले आया है, तो ऐसे केसेस में भी वो क्या कह रहा है, लिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डे विद द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ बेंच। उस केस में क्या होगा, बेंच की फिर स्पेसिफिक परमिशन लगेगी। तो कोई अर्जेंट मैटर है, 12 बजे से पहले है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर उसको एंटरटेन हो जाएगा, प्रोवाइडेड सारी एस्पेक्ट्स पूरी हो रही हो, खासतौर से डॉक्यूमेंटेशन की। वो क्या बनेंगी, कैसे बनेंगी, सब बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। पावर टू एग्जाम, जी हाँ, ट्रिब्यूनल में ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एग्जाम पार्टीज फ्रॉम द कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीस रूल्स एंड मे गिव द डायरेक्शन इन द मैटर प्रोस्पेक्टिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। जी हाँ, जैसे कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर एविडेंस को एफिडेविट पे, है ना, at the time of filing the case and later on when the time comes to hear the matter, उस टाइम आपको एफिडेविट नहीं रह गया है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर नहीं था आपका, तो ट्रिब्यूनल की पावर है कि ट्रिब्यूनल चाहे ना तो एंटरटेन कर सकता है, हियरिंग कर सकता है, और वो कह सकता है कि ठीक है, इस प्रोसेस से या इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से हम आपको एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको एंटरटेन करेंगे, बट मेन पर्पस कौन सी है, जस्टिस, ठीक है। ऑलराइट सर, पावर टू एक्सटेंड टाइम, अब ऑफ कोर्स टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है, बढ़ा सकता है, प्रोवाइडेड जो ओरिजिनल टाइम पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। जैसे अभी हमने एग्जांपल में मानते हैं यहाँ पर कि हमने कहा कि भाई इसका टाइम जो है हियरिंग का 10:30 से 1 PM एंड 2 to 4:30 PM, ठीक है। अब आप सोचो ना कितना लिमिटेड टाइम है, अब सोचो कितने सारे मैटर्स को एंटरटेन करना होता है, तो सोच के देखो पर क्लाइंट कितना टाइम मिलेगा, पर हियरिंग थर्ड पार्टीज पे कितना टाइम मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आपको किस लेवल पर पढ़ाई करनी चाहिए। एनीवेज, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो सकती है, जैसे ये टाइम मैंने बताया 4:30 है, इससे एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोवाइडेड जो ऑलरेडी एप्लीकेबल टाइम है उसको कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा होगा। जैसा जनरली कोर्ट्स में आपने देखा होगा कि आप भी इन दोनों ना समर्स के अंदर कोर्ट का टाइमिंग चेंज हो जाता है, वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आता है 8 से स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली 10 रहता है, 10 बजे का, एंड अगर अदर डेज देखें, बट समर्स के अंदर वो 8 कर देते हैं। सो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है, अब ट्रिब्यूनल कौन, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, तो एक्सटेंड कर सकते हैं। द ट्रिब्यूनल मे एक्सटेंड अ टाइम अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी रूल्स और फिक्स्ड बाय एनी ऑर्डर फॉर डूइंग द एक्ट और टेकिंग एनी प्रोसीडिंग्स अपॉन सच टर्म्स इफ एनी जस्टिस ऑफ द केस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द जस्टिस ऑफ द केस मे रिक्वायर any enlargement may be ordered, although the application therefore is not made until the after the expiration of time appointed or allowed, पहले से जो appointed allowed time है उसके expiration के बाद ही होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा कि hearing जो है वो 2 PM to 4:30 PM है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें डेट उन्होंने दे दिया, मान लीजिएगा लास्ट है 30th जून। अब 30th जून के बाद से ये कंटिन्यू रखना चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकता है, और वो चाहे तो उसको टाइम बढ़ा सकता है कि जैसे जैसे एनसीएलटी में ज्यादा केसेस आने लगे हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के, तो उसको देखते हुए हमने टाइम बढ़ा दिया। बात क्लियर एकदम, कोई डाउट यहाँ पर, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर भी क्लैरिटी होगी। अब यहाँ तक का क्लास फटाफट कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी ना करेंगे व्हाट्सएप भेजिएगा और टेस्ट अपने अटेंड कीजिएगा, यही बेस्ट तरीका है एग्जाम प्रिपरेशन का। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।